हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी भारत रत्न और ऑप्शन डी पद्मश्री। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में लंबी लाइनें, मारपीट, हंगामा और धक्का मुक्की, पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों का नजारा, कमी या सिर्फ अफवाह? लंबी लाइनें, मारपीट, हंगामा और धक्का मुक्की, ये सब यूपी के कई जिलों में पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए लगी लाइनों में दिख रहा है। पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के चलते लोग गैलन और ड्रम लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है तो सरकार कमी की बात से ही इनकार कर रही है, लेकिन पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के बाहर लगी लाइनें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। अमित शाह का गुवाहाटी में रोड शो, बंगाल में बोले ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती हैं। डीएमके ने कैंडिडेट्स लिस्ट जारी की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी असम में रोड शो किया और इसके पहले शाह ने कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट जारी किया है। शाह ने कहा कि इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है और ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है, यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है, कभी पैर तोड़वा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार हो जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को गालियां देती हैं। लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझ गए हैं। मोदी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नोएडा में बोले युद्ध के संकट से देश को एकजुट होकर लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया और ये अभी देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। 4 फेज पूरे होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा। और पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग से उपजे संकट से एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कल सभी राज्यों के सीएम से चर्चा हुई है। देशवासियों से कहूंगा कि धैर्य और एकजुटता के साथ इस संकट का सामना करें। ये पूरी दुनिया को परेशान करने वाला संकट है। आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स 5,000 रुपए तक महंगे होंगे। एप्पल ने इंसेंटिव देना बंद किया। रिटेलर्स ग्राहकों से वसूलेंगे ये कीमत। खबर है कि भारत में अब पुराने आईफोन खरीदने पर ग्राहकों को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। एप्पल ने आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स पर रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन यानी डीजी सपोर्ट यानी इंसेंटिव देना बंद करने का फैसला किया है, जिससे कीमतें करीब 5,000 रुपए तक बढ़ सकती हैं। मनी कंट्रोल के मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फैसला इसी हफ्ते लागू हो सकता है और हाल ही में कैशबैक ऑफर्स 6,000 से घटाकर 1,000 रुपए कर दिए गए थे, जिससे आईफोन 17 सीरीज महंगी हुई और अब पुराने मॉडल्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। रूस 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा, 1 अप्रैल से लागू। भारत पर कम, चीन, तुर्की और ब्राजील पर ज्यादा असर पड़ेगा। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने को कहा है। रूस के मुताबिक ये कदम घरेलू सप्लाई बनाए रखने और कीमतें नियंत्रित रखने के लिए किया गया है। नोवाक ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल ईरान जंग की वजह से ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्शन बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। सोना इस हफ्ते 4,276 रुपए सस्ता 1,43,000 रुपए पर आया। चांदी 10,717 रुपए गिरकर 2,21,000 रुपए पर पहुंची। डॉलर की डिमांड बढ़ने से गिरे दाम। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। सोना हफ्ते भर में 4,276 रुपए गिरकर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी कि 20 मार्च को 1,47,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,32,000 रुपए किलो से गिरकर 2,21,000 रुपए पर पहुंच गई है, यानी कि इसकी कीमत 10,717 रुपए कम हुई है। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से निवेशक अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बेचकर कैश यानी डॉलर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बाजार की अस्थिरता से निपट सके और इससे डॉलर डिमांड बढ़ रही है और सोने चांदी के दाम गिर रहे हैं।
10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। आनंद मोहन बोले, सीएम के जाने का बीजेपी को ज्यादा नुकसान। ललन सिंह से मिले अनंत सिंह। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन समेत सदस्य शामिल होंगे। वहीं बिहार में नई सरकार को लेकर बयानबाजी तेज है। बाहुबली आनंद मोहन ने नीतीश के राज्यसभा जाने के फैसले पर ऐतराज जताया। इन सब के बीच नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। मुख्यमंत्री ने गौरव पार्क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने खेसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस लोगों के लिए नहीं। डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, फ्रेजर रोड में होर्डिंग्स लगाना सबसे महंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 1.5 लाख रुपए, रिन्यू कराने के लिए 60,000 रुपए लगेगा। ग्लोबल क्रॉसिंग का किराया ज्यादा। बता दें कि पटना में कहीं भी होर्डिंग या विज्ञापन लगाने के लिए जोन के हिसाब से तय दरों पर शुल्क देना होगा। पटना नगर निगम ने आउटडोर विज्ञापन व्यवस्था के लिए नई विज्ञापन नियमावली लागू कर दी है। नई पॉलिसी के तहत पटना को 4 जोन में बांटा गया है। सबसे व्यस्त और व्यावसायिक इलाकों में विज्ञापन दरें सबसे ज्यादा रखी गई है। पटना में सबसे महंगी दरें डाक बंगला चौराहा, बेली रोड, फ्रेजर रोड, गांधी मैदान और बोरिंग रोड का है। इन जगहों पर प्रति वर्ग फुट 90 से लेकर के 150 रुपए तक लगेगा। नेपाल में बालेन के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व पीएम ओली गिरफ्तार। जनजेट प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। इसमें 77 लोगों की जानें गई थी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने शनिवार सुबह को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी पिछले साल हुए जनजेट प्रोटेस्ट के मामले में हुई है और ये कार्रवाई उस समय हुई है जब कल ही बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। पुलिस के मुताबिक ओली को शनिवार सुबह भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके घर से पकड़ा गया। वहीं रमेश लेखक को सुबह करीब 5 बजे सूर्य विनायक से गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच के आधार पर की गई है। एक जांच आयोग ने सुझाव दिया था कि इन नेताओं पर लापरवाही का केस चलाया जाए और इस मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है। ईरान जंग पर बात करने के लिए पाकिस्तान जाएंगे 3 देश। पीएम शहबाज से भी मिलेंगे। वॉर में यूएई भी शामिल हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 29वां दिन था और ईरान को लेकर बढ़ते हुए तनाव के बीच तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री 30 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यहां वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा होगी और युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है जिसमें कई देशों के विदेश मंत्री एक साथ शामिल होंगे। राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग। सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि केस पर बहस। अगली सुनवाई के लिए 6 अप्रैल की डेट मिली। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के एक पुराने मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की मांग की है। शिकायतकर्ता के वकील संतोष पांडे ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 311 सहपठित धारा 91 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेकर उसे पहले से दाखिल की गई सीडी के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला फोरेंसिक लैब में मिलान कराने का अनुरोध किया गया है। व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप। अब ट्रंप को सीधे मैसेज भेज सकेंगे। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने व्हाइट हाउस ऐप नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका मकसद लोगों तक सरकार की जानकारी सीधे पहुंचाना और पारंपरिक मीडिया के बजाय सीधे संवाद को बढ़ावा देना है। इस ऐप में न्यूज सेक्शन दिया गया है जहां सरकारी बयान और आधिकारिक अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा फोटो गैलरी और सोशल मीडिया सेक्शन भी मौजूद है जिसमें व्हाइट हाउस की गतिविधियां एक ही जगह पर देखी जा सकती हैं। ऐप में लोगों के लिए सीधे जुड़ने के कई विकल्प भी दिए गए हैं। यूजर्स ट्रंप को सीधे मैसेज भेज सकते हैं, सवाल पूछने के लिए फॉर्म भर सकते हैं और नियमित अपडेट पाने के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉमहॉक मिसाइलें दागी। इसे बनाने में 2 साल लगते हैं। जंग खिंची तो स्टॉक खत्म होने की आशंका। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया और इसे अमेरिकी हथियारों के जखीरे का अहम हथियार माना जाता है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 4 हफ्तों में 850 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। अनुमान है कि अमेरिकी नौसेना के पास लगभग 4000 टॉमहॉक मिसाइलें थी। अगर ये सही है तो टॉमहॉक मिसाइलों का करीब 1/4 हिस्सा खत्म हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के भीतर इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। एक टॉमहॉक बनाने में करीब 2 साल लग सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कमी पूरी करने में कई साल लगेंगे। ईरान जंग के बीच ट्रंप बोले, अगला नंबर क्यूबा का। कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले कह चुके हैं, हासिल करके रहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। ये बात उन्होंने मियामी में एक बिजनेस समिट के दौरान कही है।
ट्रंप ने हालांकि साफ तौर पर नहीं बताया है कि क्यूबा के खिलाफ उनका अगला कदम क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने इशारों में जवाब दिया है कि जरूरत पड़ी तो सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मैंने अमेरिकी सेना को बहुत मजबूत बनाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। वैसे क्यूबा का अगला नंबर है। भारत की पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सेंसर से निगरानी। चीन सीमा पर पेट्रोलिंग 3 गुना बढ़ी। लद्दाख में आईटीबीपी के 29 नए आउटपोस्ट बने। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और गलवान झड़प के बाद सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर एंटी ड्रोन सेंसर और लेजर की मदद से निगरानी शुरू की गई है। वहीं लद्दाख में चीन सीमा पर 29 नए आउटपोस्ट बनाए गए हैं। इसके साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के पेट्रोलिंग 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा पर जम्मू क्षेत्र और भारत बांग्लादेश सीमा पर असम के धुबरी में 5-5 किलोमीटर इलाके में कम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS के 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। CIBMS कई तकनीकों और संसाधनों का एक नेटवर्क है। वहीं म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम का काम जारी है। हाईकोर्ट ने पूछा, मस्जिद सील करने का कानूनी अधिकार है? यूपी सरकार से मांगा जवाब। सुनवाई का अवसर दिए बिना कैसे सील कर दिया? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा स्थल मस्जिद के मामले पर एक बार फिर से यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा है कि क्या वह बिना किसी पूर्व सूचना या संपत्ति मालिकों को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी पूजा स्थल और मस्जिदों को सील कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 मार्च सुनवाई के बाद आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि वह किस कानूनी अधिकार के तहत किसी पूजा स्थल को सील कर सकती है। वीवीआईपी फ्लाइट्स, पायलट पर दबाव नहीं डाल सकते नेता, सिचुएशन ठीक नहीं तो ना कर सकते हैं। अजीत पवार प्लेन हादसे के बाद बदले नियम। वीआईपी और वीवीआईपी जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि को ले जाने वाले नॉन शेड्यूल्ड विमान और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। डीजीसीए ने साफ तौर पर कहा है कि फ्लाइट क्रू पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाए ताकि सुरक्षा से समझौता ना हो। डीजीसीए के मुताबिक वीआईपी की जरूरत के नाम पर आखिरी वक्त में होने वाले बदलाव सीधे क्रू से नहीं बल्कि ऑपरेटर्स मैनेजमेंट के जरिए ही करवाए जाएं। मौसम से जुड़े हुए नियमों का पालन करना होगा, क्रू के फैसले का सम्मान करना होगा। नई गाइडलाइन में ध्यान रखा गया है कि वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में पायलट थकावट का शिकार ना हो। अब अगर कोई नेता दबाव डालता है तो पायलट सीधे मना कर सकता है और उसकी जवाबदेही मैनेजमेंट की होगी, न कि व्यक्तिगत पायलट की। इंडिगो फ्लाइट का इंजन फेल, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। वाइब्रेशन के बाद एक इंजन बंद हुआ, दूसरे से उतारा गया। 160 पैसेंजर्स इसमें सवार थे। विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E579 की शनिवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 160 यात्री सवार थे। बता दें कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए एयरपोर्ट के रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी लागू की गई थी। एसओपी के तहत रनवे के चारों ओर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद थी। जिस बोइंग 737 विमान TCCON के इंजन में खराबी आई वह तुर्की के कोरेनडन एयरलाइंस से वेट लीज पर लिया गया था। आज का सुविचार, जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाहों से देखता है वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।